हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल क्लासेस आरटीवी पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का साइंस यानी विज्ञान का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये प्रीवियस ईयर्स में कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए थे, आइए उनको देखते हैं और उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी जारी रखेंगे। चलिए आइए, क्या क्वेश्चन पूछे गए थे 2019 में। देखिए, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में जो बहुविकल्पी प्रश्न है, चूंकि आप जानते हैं कि 5 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, तो ये पांचों बहुविकल्पी प्रश्न आपके प्रथम सेमेस्टर 2019 में पूछे गए हैं। चलिए देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो जो पहला क्वेश्चन है पढ़ते हैं, देखिए, फल का पेड़ से गिरना उदाहरण है। फल का पेड़ से गिरना उदाहरण है। पहला ऑप्शन दिया है चुंबकीय बल, दूसरा घर्षण बल, तीसरा दिया है गुरुत्व बल और चौथा दिया है पेशीय बल। तो क्या होगा इसमें, फल का पेड़ से गिरना किसका उदाहरण हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि जो फल है, फल जब पेड़ से गिरता है तो आप जानते हैं कि पृथ्वी में एक गुरुत्व बल कार्य करता है और वही गुरुत्व बल किसी भी वस्तु को क्या करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, गुरुत्व बल के द्वारा। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, गुरुत्व बल। यानी फल का पेड़ से गिरना ये किसका उदाहरण हो जाएगा, गुरुत्व बल का, क्योंकि गुरुत्व बल के कारण ही पेड़ पर लटका जो फल होता है वह फल गुरुत्व बल के कारण नीचे की ओर गिरता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है। बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है किसके द्वारा। तो पहला दिया है बीनकर, दूसरा दिया है चुंबकीय पृथक्करण द्वारा, तीसरा दिया है फटक और चौथा दिया है चालकर। तो देखिए इसमें कौन सा सही हो जाएगा। क्या बालू और लोहे को हम बीन कर अलग कर सकते हैं, करेंगे लेकिन बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, चुंबकीय पृथक्करण द्वारा, क्योंकि जो लोहे की छीलन होती है हम चुंबक के द्वारा आसानी से बालू से हम लोहे के छीलन को चुंबक के द्वारा आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चुंबकीय पृथक्करण द्वारा। इस चुंबकीय पृथक्करण के द्वारा हम बालू से लोहे की छीलन को आसानी से पृथक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पत्ती द्वारा जनन होता है। भाई, जनन की भी कई विधियां हैं, कई माध्यम से कई तरीके से जनन की क्रियाएं होती हैं। तो पूछ रहा है इसमें पत्ती द्वारा, है ना। जनन क्रिया जड़ के द्वारा भी होता है, तने के भी द्वारा होता है, यहाँ पर पत्ती के द्वारा पूछा गया है। तो पत्ती द्वारा जनन होता है। पहला दिया है अजूबा में, दूसरा दिया है बबूल में, तीसरा दिया है केला में और चौथा दिया है आम में। तो बताइए पत्ती द्वारा जनन किसमें होता है। तो आप नाम सुने होंगे अजूबा। अजूबा का नाम आपने सुना होगा। अजूबा में क्या होता है, पत्तियों के द्वारा जनन की क्रिया होती है, यानी इनकी पत्तियों से नए पौधे जो है निकलते हैं। ठीक है, नए जो पौधे होते हैं इनकी पत्तियों से निकलते हैं और पत्तियों से फिर ये अलग हो जाते हैं। अलग होकर जब जमीन पे गिरते हैं तो नए पौधे का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो अजूबा को हम ब्रायोफाइलम भी कहते हैं। इसको पत्थर चट्टा के भी नाम से जाना जाता है, जो कि आप जानते हैं पत्थर चट्टा का उपयोग जो है, आप जानते हैं कि पथरी को गलाने में भी इसका उपयोग होता है। तो आयुर्वेद के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो ये जो अजूबा है, अजूबा यानी पत्थर चट्टा, ये इसको ब्रायोफाइलम भी कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चिकित्सा पद्धति में इसका उपयोग किया जाता है। आपको मैंने बताया कि पत्थर चट्टा इसका नाम है, यानी जो हमारे शरीर के अंदर स्टोन यानी पथरी बनते हैं, उस पथरी को गलाने में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उभयचर जंतु हैं। उभयचर क्या होता है, पहले इसको ध्यान दें। उभयचर किसे कहते हैं।
तो उभयचर उन जंतुओं को कहा जाता है जो जल और स्थल दोनों पर निवास करते हैं। जल में भी रहते हैं और कहाँ रहते हैं, स्थल पे भी रहते हैं। ठीक है, यानी जल और स्थल दोनों पर रहते हैं, ऐसे जीवों को हम क्या बोलते हैं, उभयचर। ठीक है, तो उभयचर बताइए इसमें कौन भाई जल में भी रहता है और स्थल पर भी रहता है, तो बताइए कौन रहता है भाई, मेरा। क्या हो जाएगा आंसर आपका, मेरा। ठीक है, अगला देखें क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या है। द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या है, तो दिया है कुंतल, दूसरा दिया है किग्रा, तीसरा दिया है ग्राम और चौथा दिया है न्यूटन। अच्छा, मानक का मतलब क्या होगा, मानक का मतलब कि जो हर जगह इसको माना जाता है, हर जगह इसको मान्यता दी गई है। तो देखिए द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं, तो आप जानते हैं सभी लोग किसको मापते हैं, किसमें, द्रव्यमान को किग्रा में। किग्रा में नापा जाता है किसको, द्रव्यमान में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, किग्रा। ठीक, ये आपका सही। तो इस प्रकार जो है ये आपका 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के हो गए। ठीक है, इसके अलावा अति लघुत्तरी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। चलिए देखिए, अब इसमें बहुविकल्पी प्रश्न के बाद आता है आपका अति लघुत्तरी प्रश्न। आपको पता होगा कि डीएलएड में विज्ञान का जो प्रश्न पत्र होता है ये 25 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है, 25 नंबर का। 25 नंबर का होता है, जिसमें 5 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, 6 अति लघुत्तरी प्रश्न होते हैं जो 1-1 नंबर के होते हैं, और 7 जो है लघुत्तरी प्रश्न होते हैं जो कि 2-2 नंबर के होते हैं। टोटल मिलाकर अगर बात करें तो 25 नंबर के होते हैं। चलिए आते हैं 2019 में पूछे गए जो प्रश्न है अति लघुत्तरी प्रश्न के। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूछा गया था कि पुष्प के मादा जनन अंग का नाम लिखिए। पुष्प के मादा जनन अंग का नाम लिखिए। तो आपको पता होगा कि जो पुष्प का मादा जनन अंग है उसका नाम क्या होता है, अंडक। क्या है, अंडक। हिंदी में बोलते हैं इसको अंडक और इंग्लिश में बोलते हैं इसको कार्पेल। ठीक है, अंडक और इंग्लिश में बोलते हैं कार्पेल। ठीक है, तो पुष्प के मादा जनन अंग का नाम क्या हो गया, अंडक, है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कार्पेल। यहीं पर एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि पुष्प का नर जनन अंग का नाम बताइए। पुष्प का नर जनन अंग का नाम बताइए। ठीक है, अगर पूछ लेगा कि पुष्प के नर जनन अंग का नाम बताइए तो क्या बताएंगे, पुंकेसर। पुष्प के नर जनन अंग का नाम क्या हो जाएगा, पुंकेसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पुष्प का मादा जनन अंग का नाम बताइए और पुष्प के नर जनन अंग का नाम बताइए। तो नर, पुष्प का नर जनन अंग पुंकेसर हो गया और मादा जनन अंग का नाम क्या हो गया, अंडक। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सजीवों के एक लक्षण लिखिए। आपको पता होगा सजीव किसे कहते हैं, निर्जीव किसे कहते हैं। सजीव किसे कहा जाता है, जिसमें जीवन होता है। ठीक है, क्या होता है, जिसमें जीवन होता है, यानी इनके बहुत सारे लक्षण होते हैं। इनके जीवन तो होता है, साथ साथ क्या होते हैं इनमें, इनके अलावा इस प्रजनन करते हैं, पाचन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, उसके अलावा और सर्कुलेशन करते हैं, उसमें संवेदनाएं होते हैं। तो ये सारे किसके लक्षण हैं, सजीवों के लक्षण हैं। ठीक है, तो इसमें आपसे क्या पूछा है, सजीवों के एक लक्षण लिखिए। तो सजीवों का एक लक्षण क्या हो जाएगा, ये श्वसन करते हैं, ये पाचन भी करते हैं, पाचन के अलावा उत्सर्जन भी करते हैं, यानी श्वसन, पाचन तथा उत्सर्जन करते हैं। इसके अलावा ये प्रजनन करते हैं। ठीक है, तो 2 मैंने बता दिया आपको, और भी बहुत सारे लक्षण इसके होते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो शाकाहारी तथा मांसाहारी जंतुओं के 2-2 नाम लिखिए। शाकाहारी तथा मांसाहारी जंतुओं के 2-2 नाम लिखिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है।
तो देखिए शाकाहारी जंतु जानते हैं, शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं? जो केवल साग सब्जी खाते हैं, यानी घास भूसा खाते हैं, घास खाते हैं या साग खाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? शाकाहारी जंतु। तो कौन खाता है भाई? बकरी खाता है, खरगोश खाता है, इसके अलावा गाय भैंस, है ना, बहुत सारे जीव हैं जो कि शाकाहारी जंतु के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, मांसाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु का नाम बताना है। तो मांसाहारी जंतु किसे कहते हैं? जो केवल मांस खाते हैं, ठीक है, साग सब्जी से उनका मतलब नहीं है, केवल क्या करते हैं? मांस खाते हैं। और ऐसे जीवों को हम क्या बोलते हैं? मांसाहारी जीव कहते हैं, ठीक है। तो मांसाहारी जंतु में क्या हो जाएगा? शेर हो गया, चीता हो गया, ये सब क्या करते हैं? केवल मांस को चीड़ कर खाते हैं, केवल मांस ये खाना पसंद करते हैं। बाकी इनको रोटी दे दीजिए, दूध दे दीजिए, उसका कोई प्रभाव इन पर नहीं पड़ने वाला है। दूध से, रोटी से इनका कोई मतलब नहीं है, इनको पनीर बना के दीजिए, कोई मतलब नहीं है। ये केवल क्या खाएंगे? मांस ही खाते हैं। और ऐसे जीवों को हम क्या बोलते हैं? मांसाहारी कहते हैं। ठीक, बात समझ में आ गया? एक होता है आपका सर्वाहारी। सर्वाहारी अब जानते हैं, सर्वाहारी किसे कहते हैं? जो सब कुछ खाता, मांस मछली भी खाता हो, साग सब्जी भी खाता, ऐसे जीवों को हम क्या बोलते हैं? सर्वाहारी। जैसे इसमें आपका मनुष्य आ जाता है। चलो, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वह क्या पूछा गया है? घर्षण बल किसे कहते हैं? घर्षण बल किसे कहा जाता है? तो आपको पता है कि जो घर्षण बल होता है, ये अगर इसकी परिभाषा अगर हम लोग बताएं तो वह बल जो किसी वस्तु की गति का विरोध करता है क्या कहलाता है? घर्षण बल कहलाता है। वह बल जो किसी वस्तु का क्या करता हो? जो किसी वस्तु की गति का विरोध करता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? घर्षण बल। यानी वह बल जो किसी वस्तु के गति का विरोध करता हो, उसको हम बोलते हैं घर्षण बल। और घर्षण बल के कारण ही हम क्या होते हैं? हम चल पाते हैं, ठीक है। अगर घर्षण बल नहीं होता तो हम सड़क पर नहीं चल पाते। तो घर्षण बल के कारण ही हम सड़कों पर आसानी से चल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, घर्षण बल अधिक कब होगा, कम कब होगा? तो घर्षण बल कब अधिक होगा, कब कम होगा? तो देखिए, अगर सतह जो है ज़्यादा खुरदुरी होगी तो वहाँ पर घर्षण बल क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। जहाँ पर सतह, यानी जिस सतह पर आप हैं, वह सतह अगर जितना खुरदुरी होगी वहाँ पर घर्षण बल क्या होगा? अधिक होगा। अगर सतह जितनी चिकनी होगी वहाँ पर घर्षण बल क्या होगा? बहुत न्यूनतम होगा, बहुत ही कम होगा। जैसे आप देखे होंगे कि लोग सड़कों पर केले का छिलका गिराकर फेंक देते हैं। जब केला छिलका फेंक देते हैं, केले का छिलका जब सड़क पर फेंक देते हैं, तो जब उस पर किसी व्यक्ति का पैर पड़ता है तो वहाँ पर घर्षण बल क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। और शून्य होने के कारण क्या होता है? वो व्यक्ति चल नहीं पाता है, वह वहीं पर फिसल कर गिर जाता है, ठीक है। तो हमको चलने के लिए घर्षण बल का होना आवश्यक है, तभी हम चल पाएंगे। तो ये क्या करता है घर्षण बल? वह बल जो किसी वस्तु की गति का विरोध करता है, उसे हम घर्षण बल कहते हैं। चलिए, तो इतना घर्षण की परिभाषा अगर लिख देंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा कुछ और आपको बता दिया जाए कि घर्षण बल कितने प्रकार का होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि घर्षण बल कितने प्रकार का होता है, तो क्या बताएंगे? 3 प्रकार का होता है। पहला है स्थैतिक घर्षण, दूसरा है सर्पी घर्षण, और तीसरा है लोटनिक घर्षण। अच्छा, स्थैतिक घर्षण क्या होता है? जब वस्तु चलने की अवस्था में, जब वस्तु चलने की अवस्था में होता है तो वहाँ पर स्थैतिक घर्षण होता है। दूसरा अगर बात करें सर्पी घर्षण की, यानी जब वस्तु फिसल रही हो, जब वस्तु क्या हो रही हो? फिसल रही हो, तो वहाँ पर क्या होगा? सर्पीय घर्षण होगा। अच्छा, लोटनिक घर्षण क्या होगा? जब वस्तु लुढ़क लुढ़क के चल रही हो, जब वस्तु कैसे चल रही हो? लुढ़क लुढ़क के चल रही हो, तो वहाँ पर क्या होगा? लोटनिक घर्षण होगा, ठीक ना। इस प्रकार घर्षण के 3 प्रकार हो गए। तो देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? तो अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वह है पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती है। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सबको पता है कि पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती हैं। तो पदार्थ की हमेशा 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस। कौन कौन होती हैं?
ठोस, द्रव और गैस। अच्छा, ठोस क्या होता है? तो देखिए, ठोस का आयतन और आकार, ठोस का आयतन और आकार दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है, जिस बर्तन में अगर रखेंगे तो ठोस का आकार, आयतन और आकार क्या होगा? उसका निश्चित होगा। द्रव की अगर बात करें तो इसका केवल आयतन निश्चित होता है। ठीक ना, द्रव का केवल आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। यानी इसको जिस पात्र में आप रखेंगे वह उसी का आकार धारण कर लेगा। गिलास में डालेंगे तो गिलास का आकार धारण कर लेगा, लोटे में डालेंगे तो लोटे का आकार धारण कर लेगा, बाल्टी में डालेंगे तो बाल्टी का आकार धारण कर लेगा। इसलिए इसका जो आकार है वह अनिश्चित होता है। आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। गैस, गैस की अगर बात करें, तीसरी जो अवस्था है गैस, तो गैस का जो आयतन और आकार दोनों इसकी अनिश्चित होती है। न तो इसका आकार निश्चित होता है, न ही आयतन, ये दोनों ही अनिश्चित होती हैं। ठीक है, अगर इसको हम खुले में रख दें तो ये उड़ जाएगी, है ना। जैसे इत्र की अगर आप बात कर लें, इत्र को जब आप खोल के, शीशी ढक्कन को उसके खोल के रख दें तो सारे जो इत्र है वह क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। ठीक है, तो ना तो उसका आयतन निश्चित होगा ना तो आकार। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? छठवां अति लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन है, छठवां। समय का मानक मात्रक क्या है? तो आपको सबको पता है कि समय का मानक जो मात्रक होता है वह सेकेंड होता है। क्या होता है? सेकेंड। समय का मानक मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है यह आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, हाँ रहा। तो ये बताइए, इस वीडियो से आपको लाभ हो रहा है कि नहीं? इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर लाभ हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो अगला मैं वीडियो बनाऊंगा। इसका जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको भी मैं बताऊंगा, इसको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो बस इसको आप अपने मित्रों में शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें। हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल उज्ज्वल क्लासेस आरटीपी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, अपने मित्रों को अवश्य बताएं और इससे आपको कितना लाभ हुआ ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे। धन्यवाद।